हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट की। अब तक हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग भी हमने पढ़ा, हाँ सोर्सेज भी हमने जाने। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल भी पढ़ा हमने, और इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट, भाग 1, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। क्या कहता है? भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत आसानी भाषा में हम समझेंगे क्या मामला है। हम क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। पहला आर्टिकल, यहां से काफी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। पहला आर्टिकल 2-3 बातें हमें बताता है। क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। देखिए यहां से क्या पता चला कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल नाम क्या है। 2 नामों से हम जाने जाते हैं एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी डिबेट का भी चर्चा रहा कि भारत अपनाया जाना चाहिए या इंडिया को हटाया जाना चाहिए। दैट इज वन पार्ट। और अनुच्छेद 1 में इन दोनों नामों की व्याख्या है, इंडिया दैट इज भारत। तो भारत और इंडिया 2 नाम हमारे संविधान में हमारे देश को दिए गए। अगली बात क्या है? शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरल। हम बार बार समझते हैं कि हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया, ठीक है, लेकिन हमने प्योर फेडरेशन को नहीं अपनाया है। हमने क्या अपनाया है? यूनियन को अपनाया है। अब इस यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब हम कहेंगे फेडरेशन तो वहां क्या होगा कि केंद्र और राज्य के बीच बिल्कुल अलग अलग शक्तियां दी जाएंगी, ना वो इसके में दखल देगा ना वो इसके में। लेकिन भारत में जो सेंटर है, जो यूनियन है, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। और एक बात और समझनी पड़ेगी, जहां हम कहते हैं फेडरेशन, तो यूएसए उसका उदाहरण है। हालांकि वो कन्फेडरेशन था पहले, बाद में फेडरेशन बना। वहां पे क्या है कि राज्यों ने संधि समझौते करके फेडरेशन को बनाया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत संघ ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों का निर्माण किया है। तो भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ फेडरेशन। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला? भारत की शासन व्यवस्था का भी हमें पता चला कि भारत में शासन व्यवस्था कैसी है? सेंटर स्ट्रांग है। हाँ, जनरल कंडीशंस में हम फेडरेशन की तरफ हैं, लेकिन वहां भी थोड़ी बहुत यूनिटरी के फीचर्स हैं हमारे पास, लेकिन इमरजेंसी के सिचुएशन में हम सीधे यूनिटरी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस आर्टिकल से हमें 2 बातें अब तक पता चल गई। पहला क्या कि हमारे देश का नाम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, हमारी शासन व्यवस्था क्या है, यह भी हमने जाना। और तीसरी चीज इससे पता चलती है कि भारत की जो टेरिटरी है वो क्या है। तो इस टेरिटरी को समझेंगे क्या क्या इसमें शामिल है। पहली बात, जो टेरिटरी हमने स्टेट्स को दी हुई है, जैसे यूपी की जो टेरिटरी है, एमपी की, राजस्थान, केरला, ये जितने भी स्टेट्स हैं वो सबकी टेरिटरी किसका पार्ट है? भारत संघ की। दूसरा, जो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे, वो सीधे हमारे केंद्र सरकार के ही एडमिनिस्ट्रेशन में है। उनकी भी टेरिटरी किसके अंडर है? भारत संघ की टेरिटरी के अंदर मानी जाती है। और ऐसी कोई भी टेरिटरी जिसको किसी भी समय पर भारत संघ ने एक्वायर किया हो, जैसे सिक्किम हम जानते हैं, गोवा, दमन दीव, बहुत सारी चीजें हम स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि ये सारी टेरिटरीज किसका हिस्सा मानी जाएंगी? ये हिस्सा मानी जाएंगी हमारे भारत संघ के क्षेत्र का। आर्टिकल 1 हमने समझा। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की शक्ति किसे दी? संसद को। अब देखिए यहां एक बात समझने की, यहां कह रहे हैं प्रवेश और स्थापना, मतलब यहां उन क्षेत्रों की बात हो रही है, ऐसे क्षेत्रों की बात हो रही है जो ऑलरेडी भारत संघ की टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। जैसे हमने देखा सिक्किम को हमने लिया था, हाँ, गोवा को हमने लिया था, दमन दीव ये हमने लिए, पौंडीचेरी भी आजादी के बाद ही हमने प्राप्त किया। तो ये सारे क्षेत्रों को भारत संघ की टेरिटरी में शामिल करने का जो प्राधिकार है, जो अथॉरिटी है, वो किसके पास है? संसद के पास है। मतलब हम किसी और क्षेत्र को कैसे एक्वायर करेंगे, और कोई भी नया क्षेत्र अगर भारत में शामिल होगा तो वह किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग शामिल होगा? आर्टिकल 2। अच्छा, अगली बात करेंगे आर्टिकल 3। ये कहता है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब हमारी जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनके नाम में परिवर्तन करना हो, बाउंड्री में परिवर्तन करना हो, टेरिटरी में परिवर्तन करना हो, 1 के 2 बना देने हो या 3-4 को मिला के 1 बना देना हो, मतलब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की पूरी शक्ति किसे दी गई है? संसद को। अब एक बात और समझनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में तो ये सिंपल बात थी,
लेकिन फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 में दो बातें इसमें जोड़ी गई। वो क्या बातें जोड़ी गई कि हाँ संसद कर तो सकती है, लेकिन कैसे कि जो रिलेटेड स्टेट है उसका कंसेंट, उसकी सहमति राष्ट्रपति को इसके लिए लेनी होगी, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, प्रियोर परमिशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, तभी आप उस बिल को संसद में रख सकते हैं। दो कंडीशन जोड़ दी गई। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, आप जानते हैं 1966 में हरियाणा बनेगा, पंजाब का डिवीजन होगा, लेकिन पंजाब राज्य इस चीज पर एग्री नहीं कर रहा था। अब तो वो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन तो होगा नहीं, तो फिर क्या किया गया, फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये आया 1966 में। ये क्या कहता है, ये कहता है कि राष्ट्रपति जो संबंधित राज्य है, एक है या दो हैं, जितने भी हैं, जो इफेक्ट होंगे इस स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन से, उनकी सहमति लेने के लिए बाध्य नहीं है। बात समझ रहे हैं? मतलब अब क्या हुआ कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल अगर संसद में लाया जा रहा है तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति केवल चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल। यहां तक हमने समझा। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी चेंजेस और जो भी संशोधन हम इन अकॉर्डेंस टू आर्टिकल 2 और 3 करेंगे, मतलब हम किसी बाहर के राज्य को शामिल कर रहे हैं या अपने राज्यों को हम रिऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक के दो बना रहे हैं, दो के तीन बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या 3-4 को मिला के एक बना रहे हैं, हाँ, यूटी को राज्य बना रहे हैं, राज्य को यूटी बना रहे हैं, इस सब को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन अकॉर्डेंस टू आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। मतलब सीधी सी बात हो गई कि संसद इसे साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। ठीक है, हमने क्या जाना, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चाहिए, हमारे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, और संसद के दोनों सदनों में इसे केवल साधारण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है। चलिए, यहां तक हमने क्या जाना, हमने जाना कि भाई हम बाहर के किसी क्षेत्र को कैसे लेंगे, अपने क्षेत्रों का हम रिऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे। लेकिन यहां एक प्रश्न आता है, और ये दोनों ही शक्तियां किसको मिली, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट सोवरेन भी है। अब यहां एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न है कि क्या ये पार्लियामेंट जो सोवरेन है अपने किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है? और यह प्रश्न उठा 1960 में, जब पाकिस्तान और भारत के बीच एक समझौता हुआ। एक्चुअल में देखिए, समझना पड़ेगा, जो भारत पाकिस्तान का जो डिवीजन था वो लॉजिकल नहीं था। अंग्रेज तो छोड़ के भागने के मूड में है, जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो वो लॉजिकल तरीके से नहीं डिवीजन कर रहे हैं। पता चला कि किसी के घर के आंगन से ही बाउंड्री निकाल दी है, किसी गांव के बीच में से निकल रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ बेरूबाड़ी और कूच विहार के क्षेत्रों को लेकर कि भाई ये गांव आप ले लीजिए और ये गांव हमें दे दीजिए, ताकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा हो जाए और हमारा भी अच्छा हो जाए। चलो, लेने वाली बात तो ठीक है, आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हमारी संसद क्या करेगी कि भाई किसी भी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल कर लेगी, यहां तक बात ठीक है। लेकिन अपने क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने की शक्ति यहां पार्लियामेंट को है या नहीं है? अब आर्टिकल 2 में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, ना इस पूरे के पूरे पार्ट में ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ। जब इस तरह की स्थिति आएगी तो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट या हमारे राष्ट्रपति महोदय लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पर कहां पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से जब इस तरह के प्रश्न पूछे गए और ये सलाह ली गई कि भाई हम कैसे करें कि अपने क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दें या किसी भी अन्य देश को हम दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो बेरूबाड़ी केस जो है सुप्रीम कोर्ट का 1960 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने 2 तरीके बताए कि आप इन 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकते हैं। पहला तरीका क्या था, भाई क्या करिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन 2 में जो आप एक्विजिशन की बात कर रहे हो उसी में अमेंडमेंट करके ये भी जोड़ दो कि आप किसी और को दे सकते हो, तो आप दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की शक्ति आपको है ही, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इन्होंने क्या सुझाया कि जो टेरिटरी का डिटेल्ड मामला है वो भारत के संविधान की अनुसूची 1 में डिटेल में लिखा गया है, और उस एरिया को जिसे आप देना चाहते हैं उसको उस अनुसूची 1 से आप डिलीट कर दीजिए, फिर आप किसी को भी दे सकते हैं। जब वो आपका क्षेत्र ही नहीं माना, आपने कॉन्स्टिट्यूशन से आपने उसको बाहर कर दिया तो आपका क्षेत्र नहीं रहा। और यही किया गया कि जो हमारा 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिससे कि हमने पाकिस्तान के साथ वो किया और बाद में हमने जो है बांग्लादेश के साथ भी किया,
ये सब इसी तरह से किया गया कि शेड्यूल 1 में अमेंड किया और उस क्षेत्र को जिसे हमें किसी अन्य देश को देना था उसे हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमने जाना कि यूनियन ऑफ इंडिया और इट्स टेरिटरी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 क्या क्या बातें करता है इसके बारे में हमने जाना। आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, आप कमेंट में जरूर डालें और इन वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें ताकि और अधिक से अधिक आप इन क्लासेस का लाभ ले सकें।